नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज के शो में हम 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे, जो सीधे-सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा है मध्य प्रदेश में किसानों की डिजिटल रजिस्ट्री और उनके खेतों की ऑनलाइन माप, जिसे सरकार ने तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। इसके लिए किसान अपनी जमीन और सरकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। क्या ये नई पहल किसानों के जीवन को सरल बनाएगी या फिर उनको और भी चुनौतियों का सामना करना होगा? और दूसरी खबर है मध्य प्रदेश में शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट के नाम एसडीएम अनिल भान को ज्ञापन सौंपा है, जिन्हें महंगाई भत्ता और अन्य बकाया राशियों का भुगतान समय पर नहीं मिल रहा। इन तमाम जानकारी पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं हमारे जो गेस्ट हैं राजकुमार यादव जी। जी, रोमा राजकुमार यादव जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। क्या किसानों की जी, जो डिजिटल रजिस्ट्री से कृषि योजनाओं को लाभ किसानों तक तेजी से पहुंचाया जाएगा या इससे जमीनी स्तर पर कोई नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? आखिर ये पूरा मामला क्या है? पहले आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को गाइड करें। जी रोमा, मैं आपको बता दूँ, बड़े ही विस्तार से बता दूँ कि मध्य प्रदेश में जो ई-रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को सुविधा के लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो बताया जा रहा है कि इस तरह से किसानों की सुविधा के लिए ई-रजिस्ट्री के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया जो है चालू कर दी है। तो मैं इसको लेकर के रोमा जी आपको बता दूँ और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता दूँ। मैं बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है, जैसे आज किसान है, आज मध्य प्रदेश का किसान है, मैं तो ये कहूँगा आपसे कि मध्य प्रदेश का 99% जो किसान है, वो अशिक्षित है, पढ़ा-लिखा नहीं है। तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसके लिए सबसे पहले शिक्षा के लिए कोई एक महत्वपूर्ण ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए था, जिससे कि जो ग्रामीण अंचल में रह रहे, चाहे वो युवा हों, चाहे वो किसान हो, सब लोगों के लिए कहीं न कहीं एक जानकारी के लिए इस तरह से धरातल पर कोई ऐसा जानकारी उपलब्ध करानी थी कि किसान के लिए किस तरह से जो सुविधाजनक हो सकता है और उसके लिए सबसे पहले जानकारी दी जाती। आज मैं आपसे एक बात बता दूँ कि जो ई-रजिस्ट्री के माध्यम से जब किसान की रजिस्ट्री का मामला आएगा और मध्य प्रदेश में जब इस तरह का जो चलेगा, तो मुझे लगता है कि किसान के लिए कोई जानकारी नहीं होगी। किसान के लिए धरातल पर इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। आज किसान अशिक्षित है, जो है पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि जो कंप्यूटर से लेके आज मान लो अगर कोई मान लीजिए कोई भी रजिस्ट्री होती है, किसी तरह की कोई पंजीयन होता है, तो किसान ये नहीं समझ पाता है कि आखिर मध्य प्रदेश की जो सरकार की जो योजना है, आखिर क्या योजना है? इस योजना से केवाईसी भी की जा रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे लगता है कि चाहे वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने खाता खुलवाया कि 15 लाख आपके खाते में आएगा। तो इस तरह की ये बातें हैं, अधिकतर जो किसानों को विश्वास हो नहीं रहा है कि इस तरह का आखिर क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल। ये कदम अच्छा होगा या नहीं होगा ये कदम, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कि किसानों के लिए किस तरह से इससे जो है जी, लाभ कोशिश मिलने तो वाला है। सबकी तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी किसी योजना को लाती है, उसको धरातल पर लोगों को जानकारी हो नहीं पाती है और योजना जो है कागज़ों में चलती रहती है। रोमा बताएँ? जी। नहीं, जिस तरीके से ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का भी तो अभाव है ना। सबसे पहले तो वही आपने बताया कि शिक्षा का जो अभाव है, उसे कंप्लीट करना चाहिए या फिर उनको अलग से क्लासेस देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। लैपटॉप लेकर, सारी चीज़ें लेकर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, स्क्रीन लगानी चाहिए, इन सबको समझाना चाहिए। योजनाएँ तो एकदम इसके से दे लिए देते हैं। इसके लिए क्या है मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी योजना को ले भर आते हैं। लेकिन वो जी, योजना जब धरातल पर नहीं आ पाती तो उसका लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और मानसिकता इसी प्रकार की है कि किसी योजना को हम लोग जनता को बताने के लिए सिर्फ प्रचार-प्रसार में पैसा खर्च करते हैं, हम ले आएँ। लेकिन उसकी धरातल पर किसानों के लिए हो, जवानों की बात हो या किसी तरह की कोई बात हो, उसको लाभ का नहीं मिल पाती। आज जो जैसे पहले क्या होता था कि जो मध्य प्रदेश सरकार में किसानों की जो
डीपी होती है ना, खेतों में जो रखी होती है बिजली, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित होती है, जिसमें डीपी होती है, उसमें जो लाइट कनेक्शन होता है। तो पहले क्या है कि लगभग 45,000 के समथिंग में जो एक ऑनलाइन प्रक्रिया थी, सरकार गवर्नमेंट 45,000 रुपए के जमा करवाती थी, 45 से 50 के बीच में, और ऑनलाइन के माध्यम से उसकी रजिस्ट्रेशन होता था, फिर इसके बाद में खेतों में रखी जाती थी। आज वही डीपी जो खेतों में रखी जा रही है, तो उसका बगैर खंभे के 1,15,000 से लेके 1,20,000 तक का उसका खर्चा आ रहा है। तो इसका तिगुना मापदंड बन गया है, और अभी पिछले 3 साल ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वो जो डीपी रखी होती थी 45,000 रुपए में, वो मुश्किल से 5 साल पुरानी बात है। तो आप देखेंगे 5 साल में सीधा इतना अंतर आ गया, जो 45,000 रुपए में जो किसान के लिए लाभ मिलता था, डीपी खेत में रखी होती थी, आज वो 1,20,000 रुपए में रखी हो रही है। तो मुझे लगता है कि किसान के लिए आज 5 साल में और अभी तक मान लीजिए सीधा चौगुना अंतर हो जाता है। तो किसान लगातार अपनी जो किसान के उपयोग में आने वाली चीजें हैं, लगातार 3 गुनी 4 गुनी महंगी होती चली जा रही हैं, और किसान जब अपने खुद जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को खरीदता है, वो लगातार महंगी होती जाती है, और किसान की जो फसल है उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि किस तरह की जो इनकी योजना है, बाकी किसान के लिए लगातार परेशानियों का सामना रोमा बिल्कुल करना पड़ रहा है। जी। क्या लगता है कि ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार को कम करने में सफल होगी? पहले तो एजुकेशन की कमी आपने बताई थी, लेकिन फिर भी मैं इस योजना को प्रधानमंत्री की जो निधि योजना है उससे कंपेयर करती हूँ। क्या जैसे वो सफल हुई या नहीं हुई, उससे कंपेयर करके बताएं आप, क्या है वो सही है, ये सही है, इन दोनों में अंतर बताइए आप। जी, बड़े ही मैं विस्तार से आपको बता दूँ कि ये लोग क्या करते हैं कि एक जगह से आपको पैसा दे देते हैं। उसकी बजाय आपके कई जगह से उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं, टैक्स के माध्यम से, चाहे वो जीएसटी का टैक्स हो। आप देखेंगे कि जो किसान का जो 50 किलो का जो कट्टा था खाद का, वो अभी 40 से 45 किलो का कट्टा कर दिया है। जो हम लोग जीवन यापन में जो हम जैसे हमारा मोबाइल का रिचार्ज होता है जियो का, वो उसका जो महीना होता है वो 28 दिन का महीना होता है। और जो किसान का जो खाद का कट्टा है, वो 50 किलो से घटा करके 40 और 45 किलो का कर दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारा महीना 30 दिन का होता है, लेकिन आज जो जियो कंपनी है, जो अंबानी-अडानी की जो कंपनी है, उस कंपनी का जो महीना है 28 दिन का होता है, और जो 50 किलो का कट्टा है, वो आपका 40 और 45 किलो का कर दिया। तो किसान यही तो माँग कर रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ को उपयोग करते हैं, या हमारा महीना जो है, जब हम लेते हैं तो हमारा 30 दिन का महीना हो जाता है, और जब हम रिचार्ज कराते हैं या हमारा खाद का कट्टा लेते हैं, वो 50 किलो की बजाय हमारा 40 और 45 किलो का हो। आखिर ऐसा मतलब दुर्व्यवहार या ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो वही बात बता रहा हूँ कि जो शिक्षा की कमी है, सबसे पहले शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ये मान लीजिए कि जो जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों को धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है, या ये कहें कि स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीरता के साथ और काफ़ी गहराई के साथ हम न्यूज़ नशा चैनल के माध्यम से आपसे हम इस विषय पे चर्चा कर भी चुके हैं। अब चूँकि क्या है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो बार-बार हमारी इस बात पे आएँगे, क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षा है। आज सारी बातें जब स्टार्ट होती हैं, तो शिक्षा से ही होकर स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी सभी चीज़ों को समझ पाएगा। आज आप देखेंगे कि किसान जब सम्मान निधि के माध्यम से अपना 2,000 रुपए प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत दो में मिलता है, और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मिलता है, तो उसमें जो कंप्यूटर से जो कियोस्क बैंक वाले होते हैं, जो छोटे-छोटे बैंक की शाखाएँ खुल गई हैं, वो लोग लगातार उनका पैसा निकालते हैं, कभी उनका आधार कार्ड ले लेते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि आपका पैसा आया ही नहीं, जबकि पैसा आ जाता है। उनका पैसा निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, 2,000 रुपए उनका निकाला, बोल दिया कि आपके खाते में अभी इतना कम पैसा है, तो कभी-कभी उनसे टैक्स भी लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लगातार बैंक में जब वो पैसा निकालने के लिए जाते थे, तो उस समय पैसा नहीं लगता था। लेकिन आज कियोस्क बैंक में जाएँगे, तो आप 1,000 निकालेंगे तो 50 रुपए का वो टैक्स ले लेते हैं, उनका मेहनत ले लेते हैं, बोलते हैं हमारी ये मेहनत है। जबकि उनके लिए किसी भी तरह से 1 रुपए लेने का किसी भी तरह से कानून के हथियार के अंतर्गत नहीं आता है। 2,000 रुपए निकालेंगे तो 100 रुपए उनसे निकाल लेती हैं। तो जो पैसा किसान के लिए आ रहा है, लगातार इधर-उधर खुर्द-बुर्द हो जा रहा है, किसान अपने उपयोग में नहीं ले जा पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिन योजनाओं को धरातल पे नहीं आ पा रही हैं, किसान उसका लाभ उठा नहीं पा रहा है, और जब किसान की बात आती है, तो किसान चाहे कितना भी धरना करे, प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, किसान की मानने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। जब किसान लगातार आंदोलन करता है, तो पुलिस की लाठियाँ मिलती हैं। जब से जो हमारे छात्र हैं, वो अपनी नौकरी माँगने जाते हैं,
तो उनके लिए ना वो आरक्षण मिलता है, ना किसी तरह की नौकरी मिलती है। मैं कई बार आपके से हम लोग जब वातावरण बात के माध्यम से आपको कई बार मैं इस बात को भी अवगत करा चुका हूँ कि जो मध्य प्रदेश में जो आरक्षण है, वो नौकरियों में जो 27% आरक्षण अन्य स्टेटों में मिलता है, मध्य प्रदेश में जो है 13% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी का। जब जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सभी स्टेटों में जो है 27% आरक्षण लागू किया गया है, तो मध्य प्रदेश में क्यों 13 से लेके 14% का रेशो का जो है वो आरक्षण मिल रहा है। तो मुझे इन सब चीज़ों पे कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए और लगातार इसकी जो है सामाजिक संगठन, सामाजिक न्याय के माध्यम से लगातार माँग कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर इस तरह इसका किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है और ना सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार है। ज़ीरो। जी, जैसे अभी हम आपका जो आंदोलन चल रहा है शिक्षकों का मध्य प्रदेश में, क्या जी। शिक्षकों का ये आंदोलन उचित है? इससे छात्रों की शिक्षा पर कितना असर पड़ सकता है? और जो पेंशनर्स की जो माँगे हैं, क्या वो जायज़ है? इसके बारे में आप बताइए, जो ये आंदोलन चल रहा है आपका मध्य प्रदेश में, टीचर्स का। जी, रोमा मैं आपको बता दूँ कि जो शिक्षकों का जो आंदोलन चल रहा है, अभी आपने देखा होगा कि जो अतिथि शिक्षक सड़क पर आकर के उन्होंने भी एक आंदोलन किया था। अतिथि शिक्षकों को जो है मैं आपके विषय पर भी आऊँगा, पहले अतिथि शिक्षक से शुरुआत करते हैं, फिर आपने जो बात की है उस पर भी हम आएँगे। मैं आपको बता दूँ कि अभी पिछले 10 से 15 दिन पहले अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश में जो है एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन किया था और आंदोलन इसलिए किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपको नियमित रूप से भर्ती करेंगे। इस तरह की बात शिवराज सिंह चौहान ने जो है ऐन चुनाव से पहले इस बात को अतिथि शिक्षकों को भरोसा देने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि जब इतना जो है एक 18 साल से ऊपर जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हुए हों और जो व्यक्ति वर्तमान में कृषि मंत्री केंद्र सरकार में हो, शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति के लिए क्या इस तरह से झूठ बोलना चाहिए? क्या इस तरह से झूठ आश्वासन देना चाहिए? लगातार अतिथि शिक्षक पिछले वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी अनुभव भी हो चुका है। तो इसलिए उनके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार होना और फिर जब वो भोपाल में गए तो उनके साथ उन पर लाठियाँ चलाना पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक। तो इस तरह की अब दूसरी बात आती है शिक्षकों की जो मानदेय से लेकर के और आपने बोला ये सब बातों को लेकर के। तो मुझे लगता है कि जो चाहे शिक्षक हों, चाहे आपके किसान हों, लगातार सभी लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, जिसको वो लोग झेल रहे हैं। अभी आपने बताया कि शिक्षक इसके लिए बराबर ज्ञापन भी दे रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं और भोपाल में भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सरकार किसी तरह की कोई सुनने वाली नहीं है। आपको मैं एक केंद्र सरकार आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने मंचों से कहा था कि हम लोग आप खाता खुलवा लें, हम लोग प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। बताओ किसी के खाते में आया क्या? उन्होंने बोला था कि ये हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे। आज आपका 10 साल हो गया है तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला क्या? मैं तो ये कहूँगा कि 1 करोड़ लोगों को भी रोज़गार मिला क्या? आप देख रहे हैं लगातार चाहे वो रेल हो उसको बेचने का काम किया जा रहा है, चाहे वो एलआईसी हो उसको बेचने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे देश में जो संस्थान है, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, उनको लगातार बनाने में कितना समय लगता है और कितनी चाहे आपके कंप्यूटर युग आया हो, इन चीज़ों को जो नई जो परिकल्पना की और नए-नए वैज्ञानिक तौर से जिन चीज़ों का आविष्कार हुआ और उनको आज अपने भारत में अगर ला कर के लोगों को एक सुविधा देने का काम किया गया है। लगातार चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो रेल हो, चाहे सभी जो है अंबानी-अडानी से लेकर के जो प्राइवेट उद्योगपति लोगों को बेचने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत देश में जिस तरह से ये चल रहा है, बिल्कुल सीधी-सीधी तानाशाही चल रही है। आप देखेंगे जो है कि आज पूरे देश में जो है हरियाणा का जो चुनाव का मामला लगातार चल रहा है, हम लगातार इस विषय पर जो है पूरा देश में और ये मुद्दा बना हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल फेयर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर किसी तरह का कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगना चाहिए, चूँकि देश में इलेक्शन कमीशन पर जो है जनता और आवाम जो भरोसा करने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन को आकर के और पूरी स्पष्टता के साथ सारी चीज़ों को बताना चाहिए और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन को बात आती है और जब देश की जनता चाहती है और देश की पूरी आवाम चाहती है और सभी अगर विपक्ष के दल चाहते हैं कि जो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन को इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए? या फिर जैसे देश की जो केंद्र सरकार है, इसको भी क्या दिक्कत होगा ना होना चाहिए?
और विपक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, अपनी याचिका लगानी होगी इस पूरे मामले पर। अभी हम शिक्षक की जो बात कर रहे हैं, इनके जो आंदोलन हुए हैं, इससे पहले भी जो आपने बोला था अतिथि टीचर्स के आंदोलन हुए थे, तो इस आंदोलन को रोकने के लिए शिक्षकों के फेवर में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो अतिथि शिक्षकों की माँग हो या शिक्षकों की माँग हो, इस माँग को पूरे करने के लिए जो सरकार को आगे आना चाहिए और इस तरह से आंदोलन, चाहे वो अतिथि शिक्षक का आंदोलन हो या शिक्षकों की माँग का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो, जो देश की जो जनता है या प्रदेश की जनता है, इसमें सरकार को सामंजस्य बिठा करके और जो आवाम है, आवाम में आप सभी आ जाते हैं, शिक्षक भी, अतिथि शिक्षक भी, किसान भी। इस आवाम को खुश करने के लिए ही सरकार, जो देश की, जो प्रदेश की सरकारें बनती हैं, वो जनता को खुश करने के लिए या जनता की माँगों को पूरा करने के लिए इन सरकारों को बनाया जाता है। जब जनता ही इनके राज में खुश नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार से किसी तरह का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के जो मध्य प्रदेश में लगातार ये आंदोलन चल रहे हैं, अगर आंदोलन चल रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार की कोई कमी है और सरकार जो है लोगों की समस्याओं को सही ढंग से सुलझा नहीं पा रही है और सही ढंग से ना उनकी समस्या पर किसी तरह का कोई गंभीर मंथन विचार कर रही। तो मुझे लगता है कि सरकार को और सरकार के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनको आगे आकर के शिक्षकों की माँग के लिए गंभीर विचार करके उनकी माँग को पूरा करना चाहिए, अतिथि शिक्षकों की माँग पर विचार करके उनकी माँग को पूरा करना चाहिए, किसानों की माँग को पूरा करना चाहिए। तो मुझे लगता है जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों की जो है समस्या को सुन कर के उनका निदान निकालना पड़ेगा। जी, रोमा। मध्य प्रदेश के इस प्रोग्राम में हम लगातार स्थानीय समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करते रहते हैं और उसके निवारण के बारे में भी आप बताते हैं कि कैसे इस चीज का निवारण होना चाहिए। लगातार चर्चा करते रहेंगे अगले एपिसोड पे। फिलहाल के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।